हेलो स्टूडेंट्स। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग शकर की बात करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने रनर देख लिया होगा। ठीक है, हम लोगों ने स्टोलन देख लिया है। उसमें हमने आपको फ्रेगेरिया, ठीक है, फ्रेगेरिया का केस बताया, स्ट्रॉबेरी का केस बताया। तो आप लोग स्ट्रॉबेरी के केस में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग शकर की बात करते हैं। शकर क्या होता है आप याद करो। शकर को हमने किस कैटेगरी में रखा था? अंडरग्राउंड। ट्यूबर को, कॉर्म को, राइजोम को और शकर को हमने अंडरग्राउंड की कैटेगरी में रखा है। तो शकर अंडरग्राउंड है। दूसरी बात, शकर जो होता है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? प्रोपेगेशन होगा। ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम एंड बल्ब का प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ करता था? फूड स्टोरेज हुआ करता था। लेकिन जो शकर होता है, रनर होता है, ऑफसेट होता है, स्टोलन होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन ही क्या है? प्रोपेगेशन है। ठीक है। और हमने आपसे कहा, ये भी कहा था ना, अगर हम लोग ये सोचे कि क्या इनमें जो प्रोपेगेशन है वो थ्रू बड्स होगा, तो नहीं, इसमें बड्स के थ्रू प्रोपेगेशन नहीं है। इसमें जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, चाहे वो रनर हो, चाहे वो शकर हो, चाहे वो स्टोलन हो, चाहे वो ऑफसेट हो, इन्हीं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या होगा? प्रोपेगेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बड्स के थ्रू प्रोपेगेशन नहीं है, क्योंकि इसका प्राइमरी फंक्शन ही क्या है? प्रोपेगेशन। हाँ, जहाँ पर प्राइमरी फंक्शन प्रोपेगेशन नहीं था वहाँ पर बड्स का होना ज़रूरी था। तो स्टेम में ट्रू बड्स के थ्रू और लीफ में और रूट में एडवेंटिशियस बड्स के थ्रू होता है। तो इतना हम लोग खुद से सोच सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों को बहुत आसान लगेगी। शकर में क्या होता है? तो जैसे स्टोलन और हम लोग शकर को अगर कंपेयर करें, स्टोलन में क्या था कि एक लेटरल ब्रांच अराइज हुई थी। ठीक है। लेकिन एक लेटरल ब्रांच कहाँ से अराइज हुई थी? बेसल पार्ट ऑफ स्टेम से अराइज हुई थी। बेसल पार्ट ऑफ स्टेम से एक लेटरल ब्रांच अराइज हुई थी। वो एरियली ऊपर की तरफ ग्रो करती थी और फिर नीचे की तरफ ग्राउंड को क्या करती थी? टच करती थी। और जिस जगह पर वो ग्राउंड को टच करती थी उस जगह पर बहुत सारे किसका फॉर्मेशन हो जाता था? रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता था। एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके ऊपर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? शूट का फॉर्मेशन हो जाता था। ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर शकर की बात करें तो शकर की भी कहानी लगभग स्टोलन जैसी ही है, लेकिन स्टोलन के केस में जो चीज़ ऊपर हो रहा था, शकर के केस में वो चीज़ ज़मीन के नीचे होगा। तो ज़मीन के नीचे जैसे, अब जैसे अगर हमने ये स्टेम ले लिया और इस स्टेम के इतने पोर्शन को हमने क्या कर दिया? ज़मीन के अंदर कर दिया। तो ज़मीन के अंदर इस स्टेम के अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम से एक लेटरल ब्रांच अराइज होगी। ठीक है। और लेटरल ब्रांच पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी और फिर हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर की तरफ उठकर किसे टच करेगी? सॉइल को टच करेगी। और जहाँ से पर वो सॉइल को टच करने लगेगा वहाँ पर क्या निकल आएंगी? एडवेंटिशियस रूट्स निकल आएंगी। और एडवेंटिशियस रूट्स निकलने के बाद वहीं पर क्या अराइज हो जाएगा? न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा। ठीक है। इस शकर और स्टोलन के कॉन्सेप्ट को तुम बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसके बाद हम आपको जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स पढ़ाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब हम आर्टिफिशियल तरीके से पढ़ाएंगे तो अगर देखा जाए तो हम लोग वहाँ पर लेयरिंग करेंगे। ठीक है। तो जब हम लोग लेयरिंग हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो लेयरिंग में कहीं ना कहीं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे होते हैं? फॉलो कर रहे होते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग कभी भी किसी नए कॉन्सेप्ट को खुद से बनाते थोड़े ना है। हम लोगों को पहले हम लोग नेचर में जो मौजूद होता है उससे सीखते हैं और उसी के जैसा हम लोग कुछ क्या कर देते हैं? इन्वेंट कर देते हैं। उसी में हम लोगों का काफ़ी नाम हो जाता है। जबकि हम लोग करते क्या है एग्जैक्ट? तो हम लोगों को बस नेचर को समझना होता है और उसी के जैसा कुछ बनाना होता है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि शकर और स्टोलन का ही इस्तेमाल ही हम लोग आर्टिफिशियल मीन से जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर इन बातों को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्या है। तो अब आपको शकर समझ में आ गया। अब ये देखो, ये वाला डायग्राम किसका है? शकर का है। तो इसमें ये देखिए अंडरग्राउंड पोर्शन है और ये जो अंडरग्राउंड स्टेम पोर्शन है वहाँ पर एक लेटरल ब्रांच है राइज जा रही है और ये लेटरल ब्रांच हॉरिजॉन्टली सॉइल के अंदर क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। और फिर ग्रो करने के बाद वो किधर की तरफ उठ रही है? तो वो ऊपर सॉइल की तरफ उठ रही है। और जैसे ही वो ऊपर सॉइल की तरफ उठी तो वो सॉइल के पास क्या निकल आई? बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट्स निकल आई और उसके ऊपर क्या निकल आया? लीफी शूट निकल आया। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? शकर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसे शकर इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि ये मेन जो प्लांट है ना, मेन पेरेंट है। तो पेरेंटल जो मेन एक्सिस है उससे ये कुछ हद तक किसको लेता रहता है? फूड को लेता रहता है। तो फूड को लेने की वजह से हम इसे क्या कह देते हैं? शकर। लेकिन ये फूड को लेता तो है लेकिन फूड को स्टोर नहीं करता है। तो अगर फूड को स्टोर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये प्रॉपर कैसे स्ट्रक्चर है? प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। कुछ ऐसा ही राइजोम के केस में था कि राइजोम जमीन में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता था, लेकिन आपको होता है ना राइजोम तो प्रॉपर फूड को क्या करता था? स्टोर करता था। और वो फूड को क्यों स्टोर करता था?
टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, ठीक है। और जबकि सकर के केस में ऐसा नहीं है। तो देख रहे हो ना, इस तरह से सकर है। और स्टोलन आपको याद होगा ना, स्टोलन में अब हम क्या करें, तो जैसे ये है ना, तो स्टोलन के केस में जमीन के ऊपर लेटरल पार्ट से ग्रो एरियली फॉर सम टाइम, अ लेटरल ब्रांच ग्रो एरियली फॉर सम टाइम, देन आर डन डाउनवर्ड टू टच द सॉइल, और एंड एट दैट पॉइंट एडवेंटिशियस रूट एंड एरियल शूट्स क्या होते थे, फॉर्म हो जाते थे, ठीक है। तो ये बात आपको सकर समझ में आ गया होगा। अब सकर का एग्जाम्पल कौन होता है, तो बनाना होता है, पाइनएप्पल होता है, क्राइसेंथेमम होता है, मेंथा होता है, ठीक है, मिंट है। तो अब आपको पता है, और वहाँ पर मिंट का एग्जाम्पल हमने वहाँ पर भी आपको दिया था स्टोलन में, तो मिंट के केस में आप कंफ्यूज मत होना, मिंट सकर का भी एग्जाम्पल है और मिंट किसका एग्जाम्पल है, स्टोलन का भी एग्जाम्पल है। हाँ, मिंट की कई वैरायटीज होती हैं। अब जैसे वाइल्ड मिंट है, तो वाइल्ड मिंट किसका हो जाएगा, सकर का हो जाएगा। लेकिन जो पेपरमिंट है ना, तो पेपरमिंट को क्या किया है हम लोगों ने, दो एग्जिस्टिंग मिंट की वैरायटी से क्रॉस करके बनाया है। तो जो पेपरमिंट है वो किसके थ्रू प्रोपेगेट करता है, तो वो स्टोलन के थ्रू करता है। और ये मेंथा किसके थ्रू करता है, तो ये किसके थ्रू करता है, सकर के थ्रू करता है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मिंट सकर का भी एग्जाम्पल है और मिंट किसका एग्जाम्पल है, स्टोलन का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बनाना के एग्जाम्पल में आते हैं। तो बनाना का एग्जाम्पल हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बनाना को हम लोगों ने किस में पढ़ रखा है, राइजोम में। अभी थोड़ी देर पहले इसी वजह से हमने राइजोम का आपके सामने डिस्कशन किया, ठीक है। राइजोम के केस में क्या है, अगर आप दो बातें ध्यान दो, राइजोम क्या कर रहा है, राइजोम फूड को स्टोर कर रहा है पेरिनेशन के लिए। यहाँ पर पेरिनेशन के लिए फूड का स्टोरेज नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वहां पर राइजोम के केस में जो नया शूट अराइज होता था, वो किससे अराइज होता था, बड से अराइज होता था। क्योंकि वो बड स्टेम में थी, तो वो अपने आप में क्या थी, ट्रू बड था, तो वो बड से अराइज होता था। और यहाँ पर इस केस में क्या है, इस केस में आपको पता है कि यहाँ पर जो नया प्लांट अराइज हो रहा है वो बड से अराइज नहीं हो रहा है। इवन ये जो लेटरल ब्रांच है, तो यही लेटरल ब्रांच सॉइल को टच करेगा, और जिस पॉइंट पर सॉइल को ऊपर की तरफ टच करेगा, और उसी नोड से क्या निकल आते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं, और क्या हो जाता है, लीफी शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर नोड का होना अपने आप में प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन ट्यूबर कॉम राइजोम एंड बल्ब में नोड का होना अपने आप में क्या था, प्री रिक्विजिट था, ठीक है। इससे हम लोगों को राइजोम एंड सकर के बीच में फ़र्क समझ में आया। अब बनाना में राइजोम भी मौजूद है और बनाना में क्या मौजूद है, सकर भी मौजूद है, ठीक है। तो बनाना में जो स्टेम होता है ना, वो फूड को भी क्या करता है, स्टोर करता है, और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करके ऊपर की तरफ क्या करता है, ऊपर की तरफ एरियली ग्रो करता है, ज़मीन के बाहर आने की क्या करता है, कोशिश करता है। और जिस जगह पर वो ज़मीन से बाहर आता है, तो वहाँ पर लीफी शूट का फॉर्मेशन कर देता है। इसका मतलब है कि वो राइजोम की तरह भी बिहेव कर सकता है, और वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, सकर की तरह भी बिहेव कर सकता है। जब हम उसके राइजोम वाले पार्ट को कट करके प्रोपेगेट करेंगे, तो उसमें बड्स मौजूद होगी, वो बड्स के थ्रू प्रोपेगेशन हो जाएगा। और या फिर हम लोग किसके थ्रू प्रोपेगेट करा सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हम लोग किसके थ्रू प्रोपेगेट करा सकते हैं, तो प्रॉपर हम लोग सकर के थ्रू क्या करा सकते हैं, प्रोपेगेट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ लेटरल ब्रांच अराइज्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम, अ लेटरल ब्रांच अराइज्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ स्टेम, ग्रोज हॉरिजॉन्टली फॉर सम टाइम, देन कम्स अपवर्ड हो जाएगा टू गिव राइज टू एरियल लीफी शूट, ठीक है। वाई सकर, क्यों इसको सकर कहते हैं, तो इसको हम लोग सकर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पेरेंटल बॉडी से फूड को क्या करता है, ड्रॉ करता है, ठीक है। अब हमको ये सोचना है कि क्या ये पेरिनेटिंग है, तो अब आप इसको पेरिनेटिंग मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचना कि क्या ये पेरिनेटिंग है, तो इसने फूड को, ये फूड को पेरेंटल से ड्रॉ तो करता है, लेकिन फूड को स्टोर नहीं करता है। तो इसको हम प्रॉपर पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं समझना चाहिए। कुछ जगहों पर इसको पेरिनेटिंग कह देते हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर पेरिनेटिंग मत समझिए, ठीक है। बनाना के केस में हम आपको एक कंफ्यूजन और दूर करते हैं। बनाना के केस में अगर आपसे एग्जामिनर कहे, ठीक है, ये बात हमने आपको राइजोम बताते समय भी बताया था, अगर आपसे कहा जाए कि बनाना में स्टेम का मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए हुआ है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन अगर फूड स्टोरेज के लिए हुआ है, तो फिर हमारा आंसर प्रॉपर क्या चला जाएगा, राइजोम चला जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो प्रोपेगेशन के लिए हुआ है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, सकर चला जाएगा। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि बनाना में स्टेम का मॉडिफिकेशन अगर पेरिनेशन एंड प्रोपेगेशन के लिए होता है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, राइजोम चला जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ प्रोपेगेशन के लिए, तो हमारा एग्जाम्पल क्या चला जाएगा, सकर चला जाएगा, ठीक है। तो बनाना, पाइन एप्पल, क्राइसेंथेमम, मेंथा, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर रनर के बाद देखो हमने ऑफसेट का भी डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है, तो जैसे आपने रनर पढ़ा था ना, ठीक है, तो मतलब सकर के बाद यहाँ पर ऑफसेट का डायग्राम दे रखा है। तो
ऑफसेट क्या होता है? तो अगर हम ऑफसेट को देखें तो ऑफसेट किसके जैसा है? तो ऑफसेट रनर जैसा ही है। बस रनर के केस में क्या होता है, एक लॉन्ग इंटर नोड होता है और वहां पर हर नोड से नीचे की तरफ जमीन के अंदर क्या निकलती थी, आपको याद है ना, ग्रासेस वाला केस आपको याद आ रहा होगा। हर नोड से क्या नीचे की तरफ निकलता था? तो नोड से नीचे की तरफ क्या निकलता था? एडवेंटिशियस रूट, और ऊपर की तरफ क्या निकल रहे होते थे? तो ऊपर की तरफ लीफी शूट अराइज हो रहा होता है। ठीक है, आपको रनर का केस याद है। लेकिन अगर हम उसी इंटर नोड को शॉर्ट कर दें, ठीक है, तो उसी इंटर नोड को अगर आप शॉर्ट कर दो और कैसा प्लांट कर दो, एक्वेटिक प्लांट को देखो, तो एक्वेटिक प्लांट जैसे आइकॉर्निया एंड पिशिया, ठीक है। तो आपको पता है अगर हम रनर को और ऑफसेट को कंपेयर करेंगे तो पॉइंट हमें बड़े आसान लगेंगे। रनर में लॉन्ग इंटर नोड, ऑफसेट में शॉर्ट इंटर नोड। रनर जो होता है वो ग्रासेस में होता है, लेकिन वो ग्रासेस कहाँ है? जमीन में है। तो इसी तरह पानी की ग्रासेस, तो पानी की ग्रासेस क्या हो जाएंगी? आइकॉर्निया हो जाएगी, ठीक है, पिशिया हो जाएगी। हम इन्हें पानी की ग्रासेस क्यों कह रहे हैं? जैसे जमीन में ग्रासेस बहुत तेजी से बढ़ता है ना, ठीक है, उसी तरह से पानी में ये जो ऑफसेट के थ्रू प्रोपेगेशन आइकॉर्निया एंड पिशिया में होता है वो बहुत क्या होता है? फास्ट प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। तो आप उसको उसी की तरह कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर ऑफसेट के केस में क्या होता है कि जो नोड होता है, तो नोड के ऊपर रोजेट ऑफ लीव्स होती हैं। रोजेट का क्या मतलब होता है? जब लीव्स जो होती हैं वो बहुत सारी निकल आए, एक ही नोड में बहुत सारी लीव्स एक कंसेंट्रिक वर्ल्ड में निकल आए। तो एक ही नोड में बहुत सारी लीव्स अगर कंसेंट्रिक वर्ल्ड में निकल आती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं रोजेट ऑफ लीव्स कहते हैं, ठीक है। तो नोड में रोजेट ऑफ लीव्स निकल आएंगी और उसी के नीचे देखो टफ्ट ऑफ रूट्स निकल आएंगे। तो उसी के नीचे जो टफ्ट ऑफ रूट्स निकल आएंगे, तो वो टफ्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो सब के सब कैसे होंगे? तो वो सब के सब एडवेंटिशियस रूट होंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ऑफसेट का। तो ऑफसेट आइकॉनिया एंड क्रेसिप्स में होगा, ऑफसेट जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट में होगा। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट इंटर नोड होता है। और ऑफसेट के केस में हर नोड से क्या निकलते हैं? रोजेट ऑफ लीव्स निकल आता है और पानी में अंदर की तरफ क्या निकल आती है? टफ्ट ऑफ रूट्स निकल आती है। फिर से इन रूट्स को आप कैसी रूट्स कहोगे? तो इन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। आइकॉर्निया एंड पिशिया इसका क्या होता है? एग्जाम्पल है। आपकी एनसीईआरटी में आइकॉर्निया बना हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर वो डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहेंगे तो वो देखो, अगर आपसे पूछेंगे ये डायग्राम आइकॉर्निया का है या फिर पिशिया का है, तो इसको पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। ये जो आप ऊपर वाली स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये तो ग्रीन्स है, ये देखो ऊपर बल्ब लाइक है, ठीक है। तो ये जो ऊपर ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये प्रॉपर अपने आप में क्या है? लीफ है। अभी इस डायग्राम को हमने और क्लियर किया है, अभी हम आपको और आगे दिखाएंगे। तो ये प्रॉपर अपने आप में क्या है? तो ये प्रॉपर अपने आप में लीफ है। आपने पढ़ा है ना लीफ में क्या होता है? तो लीफ जहां से जुड़ा होता है उसको लीफ बेस कहते हैं, ठीक है। और फिर आपको पता है कि पेटियोल होता है और पेटियोल के बाद क्या होता है? लेमिना होता है। तो ये जो ऊपर आपको ये देखो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, वो क्या है? वो लेमिना है। और ये जो नीचे आपको फूली हुई स्ट्रक्चर नजर आ रही है, तो ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर आपको नीचे नजर आ रही है वो अपने आप में पेटियोल है, ठीक है। तो आप याद रखना कि आइकॉर्निया के केस में जो पेटियोल होता है वो कैसा होता है? स्वेलन होता है। तो स्वेलन पेटियोल होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में पेटियोल है। अगर किसी को बहुत अच्छे से इस डायग्राम में समझ में ना आ रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, हमने आगे और भी अच्छे डायग्राम इसके डाल रखे हैं, ठीक है। ये पेटियोल है और ये क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? लेमिना हो जाएगा। लेमिना मतलब क्या हो जाएगा? ये लीफ ब्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेटियोल है और पेटियोल में स्वेलिंग है, ठीक है, और ये लेमिना हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे नेक्स्ट, तो प्रॉपर ऑफसेट। अब देखो ये ऑफसेट है, ऑफसेट में आइकॉर्निया एंड पिशिया। तो देखो आइकॉर्निया एंड पिशिया में अगर हमें पहचानना है इसमें कौन सा डायग्राम आइकॉर्निया का है, कौन सा डायग्राम क्या है? पिशिया का है। तो अभी देखो ना, फिर से देखो, इसमें ये जो लेमिना लीफ ब्लेड है वो कैसा है? तो वो अपने आप में कुछ कैसा है? राउंडेड जैसा नजर आ रहा है। लेकिन उसके नीचे जो पीटियोल है आप उसको देखो, तो पीटियोल अगर आप देखो तो स्वेलन पीटियोल है। तो पीटियोल में अच्छी खासी क्या मौजूद है? स्वेलिंग मौजूद है, ठीक है। और पीटियोल में स्वेलिंग मौजूद है और आपको पता है कि पीटियोल में स्वेलिंग मौजूद है और फिर पीटियोल में अगर यहाँ स्वेलिंग मौजूद है तो यहाँ पर देखो आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है? तो आपको समझ जाना चाहिए पिशिया है और आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये अपने आप में क्या है? आइकॉर्निया है,
ठीक है। तो आप बहुत आराम से समझ जाओगे ना कि कहाँ पर स्वेलन पेटियोल है और कहाँ पे स्वेलन पेटियोल नहीं है, ठीक है। इसको ये जो आइकॉर्निया है ना, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। तो आइकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? तो आइकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल इस वजह से कहते हैं क्योंकि आइकॉर्निया जो है वो बहुत तेजी के साथ क्या करता है, स्प्रेड करता है, ठीक है। एक्चुअल में आइकॉर्निया को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी ब्यूटीफुल लीव्स की वजह से, ब्यूटीफुल फ्लावर की वजह से आइकॉर्निया को इंडिया में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। लेकिन आइकॉर्निया जो होता है उसने क्या किया, वो ऑफसेट की वजह से बड़ी तेजी से क्या करने लगा, ग्रो करने लगा। और अगर ऑफसेट की वजह से वो बड़ी तेजी से प्रोपेगेट करने लगा तो आपको पता है उसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अगर उसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो आपको पता है कि वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई नेचुरल प्रेडेटर मौजूद नहीं था। तो अगर उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रेडेटर मौजूद नहीं था तो आइकॉर्निया बहुत कम समय में बहुत सारी जगह पर क्या होता चला गया, स्प्रेड होता चला गया। क्लियर हो गई बात? तो बहुत कम समय में बहुत सारी जगह पर आइकॉर्निया क्या हो गया, स्प्रेड होता चला गया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। और इसे हम लोग क्या कहने लगे, इसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहने लगे, ठीक है। तो आइकॉर्निया एंड पिस्सिया अब आप लोग पहचान ले जाओगे। इस तरह से ऑफसेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ऑफसेट को हम लोग शॉर्ट इंटरनोड कह सकते हैं। नोड में रोजेट ऑफ लीव्स निकलेंगी और टफ्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, और नीचे की तरफ टफ्ट ऑफ रूट्स निकलेंगे। यूजुअली फाउंड एट वाटर सरफेस इन एक्वेटिक प्लांट्स, ये आपको समझ में आता है। ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स इफ ब्रेक्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, वो तो हम किसी के लिए भी कह सकते हैं, वो तो हम रनर के लिए, सकर के लिए, ठीक है, ऑफसेट के लिए, स्टोलन के लिए। अब अगर हम सकर के केस में देखें तो सकर के केस में अगर हम यहाँ से मेन प्लांट को क्या मार दें, कट मार दें, तब भी ये आराम से मेन प्लांट के फॉर्म में क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसी वजह से तो हम इसको प्रोपेगेशन मान रहे हैं। आपको पता है कई बार अगर किसी के दिमाग में कोई डेप्थ में जाकर सोचता हो, कोई या ज़्यादा सोचता हो, ठीक है, तो किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन सबको हम प्रोपेगेशन क्यों मानते हैं, इनको तो हम ग्रोथ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एक ही प्लांट है और उसकी ये ब्रांचेज है, हम ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है अगर यही तो सबसे मेन बात है जो अब कर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ से कट मार दिया और कट मारने के बाद भी अगर ये सरवाइव कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब ये खुद मेन प्लांट की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। और अगर आप एक नॉर्मल प्लांट लीजिए और उसकी किसी ब्रांच को कट कर दीजिए, ठीक है, तो अगर आप उसकी किसी ब्रांच को कट कर दो, ठीक है, तो क्या वो सरवाइव करेगा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका सर्वाइवल पॉसिबल है, तो इसका अगर सर्वाइवल एज ए इंडिविजुअल पॉसिबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये अपने आप में ब्रांच ना कंसिडर करके, इसे ग्रोथ ना कंसिडर करके, इसको प्रॉपर हमें किस तरह से कंसिडर करना चाहिए, प्रोपेगेशन की तरह कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो वही बात इन्होंने लिखा है कि अगर हम पेरेंट से सेपरेट भी कर देते हैं, अब जैसे यहाँ पर फिर से एक नोड होगा, आगे फिर से रोजेट ऑफ लीव्स, टफ्ट ऑफ रूट्स, फिर से रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स होगा। कहीं से भी अगर हम कट मार दें तो फिर आपको पता है ये आसानी से, अगर हम इतनी ही यूनिट को कट करके अलग कर लें और एक नए पॉन्ड में इंट्रोड्यूस करा दें तो उस पॉन्ड में भी वो बड़ी तेज़ी से क्या करने लग जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स, ब्रेक्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट हो जाएगा आइकॉर्निया एंड पिस्सिया, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। आइकॉर्निया को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आइकॉर्निया पिस्सिया को कैसे पहचानोगे, तो आप स्वेलन पेटियोल से पहचानना, और स्वेलन पेटियोल आपको कहाँ मिल जाएगा, आइकॉर्निया के केस में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम में देखो आइकॉर्निया का डायग्राम आपके लिए सामने और भी बहुत अच्छा है। तो आइकॉर्निया का डायग्राम, ठीक है, जैसे अगर आप रियलिटी में तो देख रहे हो ये लीफ ब्लेड है और ये लीफ ब्लेड है और इसके नीचे ये देखो स्वेलिंग है, तो ये स्वेलिंग है, तो ये आपको पता है ये क्या है, तो ये पेटियोल है, ठीक है। तो बहुत आराम से हमको आइकॉर्निया क्रेसिप्स समझ में आ गया। अब इस डायग्राम को अगर ये आप देखो मत, अगर आपसे कहा जाए कि पहचानो, ठीक है, तो आप तुरंत देखकर पहचान लोगे कि ये प्रॉपर नज़र आ रहा है कि ये अपने आप में क्या है, रनर है। बताओ ये अपने आप में क्या है, तो यहाँ पर देखो हमने एक सॉइल की लाइन बना दी है, तो ये अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली, अंडरग्राउंड जो होता है, अंडरग्राउंड पोर्शन हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये अपने आप में सकर का एग्जांपल हो जाएगा। और ये देखो ये एक्वेटिक प्लांट है, तो एक्वेटिक प्लांट में ये क्या हो जाएगा, ऑफसेट का एग्जांपल है। बताओ ये आइकॉर्निया है कि पिस्सिया है, तो बहुत आराम समझ में आ रहा है कि ये क्या है, आइकॉर्निया है, ठीक है। अब आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट,
अब हम लोगों ने स्टेम के थ्रू कंप्लीट कर लिया, तो स्टेम के थ्रू जिस जिस तरह से प्रोपेगेशन होता था नेचुरल मीन से वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं थ्रू लीव्स, तो लीव्स के थ्रू भी प्रोपेगेशन हो सकता है। हमने आपसे कहा था ना रूट और लीव के थ्रू अगर प्रोपेगेशन होगा तो उसमें बड्स का होना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि लीव और रूट के पास कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसके थ्रू नया प्लांट अराइज हो सकता है, तो वो बड होगा। अब बड अगर लीव में होगा, रूट में होगा, तो उसे हम लोग ट्रू बड कहेंगे या एडवेंटिशियस बड कहेंगे, तो ऑब्वियस है कि हम उसे क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस बड कहेंगे। तो एडवेंटिशियस बड के थ्रू प्रोपेगेशन होगा। एडवेंटिशियस बड के थ्रू कहाँ पर प्रोपेगेशन होता है, तो ब्रायोफाइलम में और बेगोनिया। तो ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया के केस में जैसे ये लीफ बनी हुई है, तो देखो ये जो लीफ की मार्जिन है ना, तो इस लीफ की मार्जिन में ये देखो रेड से हमने क्या बना रखा है, बड बना रखा है। तो लीफ की मार्जिन में बड्स मौजूद होती हैं, और लीफ की मार्जिन में जो बड्स मौजूद होती है ना, तो वही बड्स जो होती है वो फेवरेबल कंडीशन में आकर क्या कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है, और न्यू प्लांटलेट को क्या कर सकती है, अराइज कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ब्लेड से लीफ की मार्जिन को कट कर लें और उसे सॉइल में क्या कराएं, इम्प्लांट कराएं, तो फिर इस तरह से नए प्लांट क्या हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, तो इन एडवेंटिशियस बड्स की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। नॉर्मली आप जितनी भी लीफ देखते हो तो कभी आपने लीफ की मार्जिन में किसी भी तरह का बड नहीं देखा है। ठीक है, हाँ अगर किसी को ये लग रहा है कि लीफ की एक्सिल में बड होता है और लीफ की एक्सिल में अगर बड प्रोपेगेटिंग है तो फिर वो स्टेम का पार्ट होगा। आप ध्यान रखना कि जो एपिकल बड होता है और एक्सिलरी बड होता है वो किसका पार्ट है, वो स्टेम का पार्ट है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट होगा, ये लीफ है। हम लोगों ने 3 पार्ट में वेजिटेटिव पार्ट करते हैं ना, रूट, स्टेम एंड लीफ। तो स्टेम को हम अलग रखते हैं और लीफ को अलग रखते हैं। तो एपिकल बड और एक्सिलरी बड को आप स्टेम का पार्ट मानोगे और लीफ को आप एक अलग वेजिटेटिव पार्ट मानोगे। न्यू प्लांटलेट्स आर अराइज्ड व्हेन लीफ फॉल्स ऑन मॉइस्ट सॉइल, तो मॉइस्ट सॉइल में गिरने के बाद नया प्लांट अराइज हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं बल्बिल की बात करते हैं। तो देखो बल्बिल क्या होता है, तो बल्बिल डायस्टोरी बल्बीफेरा में होता है, ऑक्सेलिस में होता है। ये नाम आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि इसमें बल्बी आया भी है। तो डायस्टोरी बल्बीफेरा बल्बिल का एग्जाम्पल है। अब देखो बल्ब से बल्बिल है, तो बल्बिल में बल्ब छिपा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बल्ब जैसी स्ट्रक्चर, तो बल्बिल किसके जैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, बल्ब जैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। बल्ब अपने आप में कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो बल्ब अपने आप में कंडेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बल्बिल भी अपने आप में क्या होगा, कंडेंस्ड होगा। सबसे पहली बात, जो बल्बिल है क्या, तो बल्बिल अपने आप में बड है। कैसी बड है, एक्सिलरी बड है। ठीक है, तो एक्सिलरी बड अगर बहुत ज़्यादा कंडेंस है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल्बिल कहते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सिलरी बड होती है ये कंडेंस होने के साथ साथ फूड को क्या कर रही होती है, स्टोर कर रही है। तो अगर इसने फूड को स्टोर किया है तो इसमें कुछ ना कुछ हद तक क्या रहेगी, स्वेलिंग होगी, और कुछ हद तक अगर इसमें स्वेलिंग होगी तो इस स्वेलन एक्सिलरी बड को ही हम लोग, जो कि बल्ब जैसी दिखती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल्बिल कहते हैं। खास बात क्या है, तो जैसे ये हमने लीफ बनाई, ये एक्सिल में बड बना दिया। अब देखो इसमें हमने स्वेलिंग दिखा दी क्योंकि इसने फूड को क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो बड है ये अपने आप में कैसी बड होती है, प्रोपेगेटिंग बड है। तो अगर ये अपने आप में प्रोपेगेटिंग बड है तो प्रोपेगेटिंग का मतलब है कि अगर ये डिटैच हो जाए, तो अगर ये डिटैच हो जाए तो इससे फिर से न्यू प्लांट क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जैसे ही डिटैच हो जाएगा तो इससे न्यू प्लांट अराइज हो सकता है। ये देखिए, ये अगेव का बल्बिल बनाया गया है, अगेव अमेरिकाना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंचुरी प्लांट कहते हैं। तो ये अगेव अमेरिकाना का एक कंडेंस्ड बल्ब जैसी स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको हम बल्बिल कहते हैं। तो बल्बिल को आप फील कैसे करोगे, तो बल्बिल का मतलब आप सीधा क्या समझना, बल्बिल का मतलब एक एक्सिलरी बड जिसने फूड को स्टोर किया है। अगर फूड को स्टोर कर लिया है तो फिर समझ जाओ कि वो पेरिनेटिंग है। और ये जितनी भी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ना, ये मोस्टली पेरिनेटिंग के साथ साथ क्या होती हैं, प्रोपेगेटिंग भी होती हैं। तो ये पेरिनेटिंग भी हो जाएगी और पेरिनेटिंग के साथ साथ प्रोपेगेटिंग भी हो जाएगी। इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ये डोरमेंट हो जाएगा, फूड को तो स्टोर कर ही चुका है। तो पेरिनेशन है तो सस्पेंड एडेप्टेशन का फिर से क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखो स्मॉल बल्ब और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, अब किसी के दिमाग में आ रहा है ना, हम इसको बल्ब कैसे पहचाने, तो फिर हमने आपसे कहा ना, कोई भी कंडेंस स्ट्रक्चर जब हमें प्लांट में ओवल सर्कुलर नजर आती है ना, तो उसे हम लोग बल्ब या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इन प्लेस ऑफ बल्ब एट द एक्सिल ऑफ लीफ, तो लीफ की क्या होती है, एक्सिल में बनता है। ठीक है, तो लीफ की एक्सिल, अच्छा क्या हुआ, हमने यहाँ पर ब्रैकेट में ब्रैक्ट लिख रखा है। आपको पता है ब्रैक्ट क्या होता है, तो ब्रैक्ट
क्या होता है, तो ब्रैक्ट जो होता है वो खुद एक लीफ होता है। अगर हम लोग एक नॉर्मल जहाँ से फ्लावर अराइज होता है, तो जैसे अगर हम आपको वैसे तो चलिए इसी से समझ लेते हैं। अगर ये मान लेते हैं, ये थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं बल्बिल नहीं है, नॉर्मल बर्ड है, और नॉर्मल बर्ड क्या बना दे, फ्लावर बना दे, ठीक है, या इन्फ्लोरेसेंस बना दे। अगर नॉर्मल बर्ड इन्फ्लोरेसेंस बना देगा, ठीक है, तो फिर इसको हम, इस लीफ को हम लोग क्या कहने लगेंगे, इस लीफ को हम लोग ब्रैक्ट कहने लगेंगे, ठीक है। तो बल्बिल एक्चुअल में जानते हो क्या है, तो बल्बिल अपने आप में एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। अगर एक्सिलरी बर्ड बल्बिल में मॉडिफाई ना होती, तो आपको पता है उस एक्सिलरी बर्ड से क्या अराइज होता है, तो वहाँ पर जब हम लोगों ने प्लांट को ऑब्जर्व किया, तो जहाँ पर बल्बिल का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, वहाँ पर एक्सिलरी बर्ड से क्या अराइज होते हैं, फ्लावर अराइज होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस अराइज होते हैं, ठीक है। तो अगर इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर अराइज ना होकर अनफेवरेबल कंडीशन में बर्ड फूड को स्टोर करके उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन आने पर अगर वो मेन प्लांट से डिटैच हो जाए और नए प्लांट को अराइज कर सके, तो फिर हम उस स्ट्रक्चर को क्या कहने लगते हैं, हम उस स्ट्रक्चर को बल्बिल कहने लगते हैं, ठीक है। अब आपको पता है अगर इन्फ्लोरेसेंस इससे अराइज होगा, तो थोड़ा सा, अब जैसे ये वाला डायग्राम, कई बार आपको लगता होगा कि यार ये कैसा डायग्राम है, तो इस डायग्राम में देखो तो एक बल्बिल थोड़ा है ना, यहाँ पर देखो कई सारी बल्बिल है, और कई सारी बल्बिल है तो ये कुछ बल्ब जैसी स्ट्रक्चर का अपीयरेंस देने लगता है, ठीक है। अब ये जो कई सारी बल्बिल है, तो कह दो यहाँ पर कई सारी बल्बिल कैसे आ गई, तो यहाँ पर कई सारी बल्बिल इस वजह, इसको बल्बिल्स हमने लिखा ना, देखो ऐसे लिखा हुआ है, कई सारी बल्बिल क्यों कह रहे हैं, जैसे इसको तो बल्बिल कह दिया, ये तो कई सारी बल्बिल्स हैं, तो ये कैसे आ गए, तो देखो अभी हमने क्या लाइन बोली, हमने कहा नॉर्मली यहाँ पर क्या अराइज होता है, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है बहुत सारे फ्लावर, और फ्लावर का प्रिकर्सर कौन होता है, फ्लोरल बड। तो सोचो अगर यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरल बड हैं, ठीक है, और वो सारे फ्लोरल बड, जो यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरल बड हैं, वो सारे फ्लोरल बड फूड को क्या कर लिए हैं, स्टोर करके डोरमेंट हो गए हैं, और फेवरेट और मेन प्लांट से डिटैच हो गए हैं और न्यू प्लांट को अराइज कर रहे हैं। तो जब कई सारे फ्लोरल बड अगर फूड को स्टोर करके उसमें स्वेलिंग आ गई है और वो डिटैच हो जाए, तो ये आपको कुछ इस तरह से क्या होगा, नज़र आएगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो उसमें कोई क्या कहते हैं, एक बड, एक जो बल्बिल है वो क्या कर जाएगी, जनरेट करके न्यू प्लांट को अराइज कर देगा। तो ये प्रॉपर अपने आप में पेरिनेटिंग भी हो जाएगा और एज वेल एज प्रोपेगेटिंग भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपका दिमाग में बल्बिल का प्रॉपर कॉन्सेप्ट चला गया होगा। कई बार लोगों को बल्बिल अच्छे से समझ में नहीं आता है, ये डायग्राम में बहुत सारे नहीं समझ में आते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ लीफ या ब्रैक्ट, अब समझ गए हमने क्यों लिखा ब्रैक्ट, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस अराइज होता है। स्टोर्स फूड, इस वजह से पेरिनेटिंग है। सेंचुरी अगेव प्लांट में फ्लोरल बड डेवलप्स इनटू बल्बिल विच ड्रॉप द ग्राउंड एंड डेवलप्स इनटू प्लांट, ठीक है। तो अगर वो मेन प्लांट से डिटैच हो जाता है, गिर जाता है ज़मीन में, तो फिर न्यू प्लांट को क्या कर देता है, बना देता है। फिर उसके बाद टूरियन, तो टूरियन आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन टूरियन के बारे में जैसे क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। टूरियन, तो टूरियन खुद अपने आप में क्या है, तो टूरियन खुद अपने आप में क्या है, बर्ड है। टूरियन को जो होते हैं ओवर विंटरिंग बर्ड, टूरियन जो होता है वो जनरली किस में होता है, एक्वेटिक प्लांट में होता है। ये फिर से अपने आप में क्या है, एक बर्ड है, ठीक है। टूरियन जो होता है वो अपने आप में एक डोरमेंट बर्ड है। डोरमेंट जैसे ही हमने वर्ड का इस्तेमाल किया ना, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी बर्ड जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गई है, स्लो हो गई है। जैसे ही हमने टूरियन को डोरमेंट बर्ड कह दिया, तो आपका दिमाग खूब चलने लगना चाहिए। इसका मतलब उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गई, सस्पेंड हो गई। इसका मतलब है कि वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, वो सर्वाइव करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और ये जितने भी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स बार बार हम आपसे कह रहे हैं, तो ये सारी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो टूरियन जो बर्ड होता है वो प्रॉपर अपने आप में एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये फूड को स्टोर कर लेता है, स्टार्च के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में फूड को स्टोर किए रहता है, ठीक है। ये जो टूरियन होता है ये जनरली कहाँ होते हैं, एक्वेटिक प्लांट में होते हैं, ये यूट्रिकुलेरिया में होता है, पोटेमोजेटॉन में होता है। ओवर विंटरिंग इस वजह से कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, तो क्या होते हैं कि बर्फ़ जमने लगता है, बर्फ़ डिपॉजिट होने लगता है प्लांट में। क्या कहते हैं, अगर हम लोग उसमें देखें किसी भी एक्वेटिक बॉडी में, तो एक्वेटिक बॉडी में जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, विंटर होता है, तो ऊपर की तरफ एक्वेटिक बॉडी में क्या जमी जाती है, बर्फ़ जम जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर जाएं, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर क्या नज़र आ जाएगा, वाटर नज़र आता है। ऊपर की तरफ ज़्यादा
ठंड होने की वजह से वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बर्फ़ क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो ऊपर ऊपर जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बर्फ़ डिपॉजिट होने का चांस होता है, तो वो प्लांट अपने आप को बचाने की विंटर में क्या करता है, कोशिश करता है। और उसके उसी विंटर सीजन में उसको वो जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो वो जिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में कोशिश करता है उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टूरियन कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। टूरियन क्या करेगा, तो फिर जैसे ही टूरियन, फिर अगर आपसे कहा जाए कि टूरियन के लिए इंड्यूसिंग फैक्टर कौन है, कि ऐसा क्यों हुआ कि एक्वेटिक प्लांट ने टूरियन को बनाया, तो टूरियन के लिए इंड्यूसिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। और विंटर कैसे प्लांट डिटेक्ट करता है कि कैसे विंटर आने वाला है, ठीक है। तो विंटर के केस में क्या होता है कि डे लेंथ क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो रिड्यूसिंग डे लेंथ या रिड्यूसिंग टेम्परेचर, ये टूरियन के बनने के लिए क्या होता है, इंड्यूसिंग फैक्टर होता है। अब इसको ओवर विंटरिंग बड क्यों कहते हैं, ओवर विंटरिंग मतलब विंटर गुजर जाने के लिए ये बड बनता है, ठीक है, ताकि प्लांट ये चाहता है कि बड के फॉर्म में हम क्या करें, एग्जिस्ट करें। तो ओवर विंटरिंग का मतलब प्रॉपर यही है कि ये विंटर सीजन से गुजर जाने के लिए, विंटर सीजन इससे होते हुए पास हो जाए और तब भी प्लांट बड के फॉर्म में क्या करे, सरवाइव करे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवर विंटरिंग बड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बड क्या होता है, जैसे ये बड बन जाता है विंटर सीजन में, तो बनने के बाद ये मेन प्लांट से डिटैच होकर कहाँ चला जाता है, नीचे एक्वेटिक बॉडी में बॉटम में चला जाता है। अब आपको पता है कि बॉटम में बर्फ़ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या रहता है, डॉर्मेंट रहता है। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है तो ये जर्मिनेट करके ऊपर की तरफ क्या होने लगता है, फिर से स्प्रिंग सीजन में ऊपर की तरफ आ जाता है। और ऊपर की तरफ आकर फिर से एज इट इज़ ये सरफेस में क्या होने लगते हैं, तो ये सरफेस में ग्रो करने लगते हैं। आप नेचर की ब्यूटी को समझने की कोशिश करो कि नेचर कितना इंटरेस्टिंग है, कितना सरप्राइजिंग है ना। सोचो जब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी है, जब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्वेटिक बॉडी में बर्फ़ वगैरह जमने लग गई, ठीक है, तब हमको लगता है कि यार ये जो सरफेस में बेचारे प्लांट हैं इनका क्या होगा, ये तो सब खत्म है। सोचो इस दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, केवल हम ही नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लगातार इस एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के साथ लगातार क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में होने की वजह से ही उनमें धीरे धीरे एडेप्टिव फीचर्स क्या हो गए, डेवलप हो गए। आपको ये इकोलॉजी में बार बार पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि वाई शुड वेरिंग एनवायरनमेंट बॉदरिंग ऑर्गेनिज्म, वेरिंग एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म को बॉदर क्यों कर रहा है या उसे क्यों करना चाहिए, ठीक है। आपको पता है ये जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं, तो इसमें जितने भी डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं वो किसकी वजह से डेवलप होते हैं, ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ये सारी लाइनें जब आप इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। हम आपको इससे ये बताना चाहते हैं, तो देखो लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जैसे हम लोग परेशानियों से भागते हैं, डरते हैं, ठीक है, तो सोचो परेशानी तो नेचर का क्या है, तो परेशानियां तो नेचर का रूल है। नेचर ने इतनी सारी अगर परेशानियां डेवलप ना की होती, अगर विंटर वगैरह, बर्फ का जमना, ये सब डेवलप ना किया होता, तो क्या कभी टूरियन जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होती, बिल्कुल नहीं। टूरियन किसके रिस्पेक्ट में डेवलप होता है, साफ साफ है, इन रिस्पॉन्स टू अनफेवरेबल कंडीशन लाइक रिड्यूसिंग क्या हो जाएगा, डे लेंथ, और रिड्यूसिंग क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो अगर परेशानियां ही ना होती, अनफेवरेबल कंडीशन ही ना होती, तो क्या कभी ये अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप कर पाता, ये अपने अंदर इस क्वालिटी को डेवलप नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं नेचर क्या कर रहा है, तो नेचर पॉपुलेशन में अनफेवरेबल कंडीशन ला कर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स को डेवलप कराता है, ताकि अगर कल को बहुत बुरी कंडीशन आ भी जाए, तो उस कंडीशन में भी वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, सरवाइव कर सके, ठीक है। तो अब आप लोगों को टूरियन फील होने लगा होगा, है ना, काफ़ी अच्छा भी नाम है टूरियन। तो स्पेशलाइज्ड ओवर विंटरिंग बट प्रोड्यूस्ड बाय एक्वेटिक हर्ब्स, ठीक है, विच becomes detached and remains dormant at the bottom of water, है ना। तो डिटैच हो जाते हैं और बॉटम ऑफ वाटर में क्या होते हैं, डॉर्मेंट पड़े रहते हैं। दीज आर, जैसे ही हमने डॉर्मेंट लिख दिया, तो जैसे ही हमने डॉर्मेंट लिख दिया, तो आप इकोलॉजी में कौन सा एडेप्टेशन पढ़ते हो, सस्पेंड एडेप्टेशन। तो देखो जितनी जगह पर हमने आपको पढ़ाया है, तो बहुत सारी जगह पर सस्पेंड एडेप्टेशन आता है, तो हम हर जगह आपको बताते रहते हैं। एट द बॉटम ऑफ वाटर दीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू अनफेवरेबल कंडीशन सच एज डिक्रीजिंग डे लेंथ और रिड्यूसिंग टेम्परेचर
ओवरविंटरिंग से ही समझ में आ रहा है। मॉडिफाइड शूट एपेक्स होता है, तो ये कैसी बड होती है, तो ये एपिकल बड होती है ना। तो मॉडिफाइड शूट एपेक्स होता है रिच इन स्टार्च एंड शुगर, तो स्टार्च एंड शुगर से क्या होता है, रिच होता है, क्योंकि फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा, इनेबलिंग देम टू एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है, तो इतनी देर में तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा कि जितने भी क्या कहते हैं पेरिनेटिंग है वो सब के सब स्टोर कर लेते हैं फूड को। ओवर विंटर, जैसे ही विंटर गुजर जाता है, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशन लाइक स्प्रिंग सीजन, इट राइजेज अगेन, तो ये फिर से ऊपर की तरफ जो बड है टूरियन है, ये फिर से ऊपर की तरफ क्या होगा, उठेगा, एंड गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, और फिर से नया प्लांट बना देगा। ठीक है, यूट्रिकुलेरिया एंड पोटेमोजिटॉन इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यूट्रिकुलेरिया का एक जनरल डायग्राम उसकी एक ब्रांच को लेकर शो कर दिया है, और ये देखिए एपेक्स में हमने क्या बना दिया है, टूरियन बना दिया है। ठीक है, ये डिटैच हो जाएगा, बॉटम में चला जाएगा, जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा तो राइज करके फिर से क्या आ जाएगा, सरफेस में आ जाएगा और जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से ध्यान करो, आपको याद आ रहा है आपको प्रोपेगेशन थ्रू नेचुरल मीन्स में रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू। तो अगर आपको रूट के थ्रू याद आ रहा हो तो आपको टैप रूट वाला दलबेल्जिया याद आ रहा होगा। आपको एडवेंटिशियस में हमने फ्लैशी बताई थी, है ना। तो फ्लैशी रूट में जो मॉडिफिकेशन हुआ था वो कहाँ कहाँ हुआ था, डहलिया में हुआ था, एस्पार्गस में हुआ था, स्वीट पोटैटो आइपोमी बटाटा में हुआ था। डहलिया एस्पार्गस में क्लस्टर में निकलती थी रूट, तो उसे हम लोगों ने फेसिकुलेटेड कहा था। उनमें एडवेंटिशियस बड है, उसके थ्रू प्रोपेगेशन होता है, याद आ गया आपको। और जो डेलबेल्जिया था उसमें टैप रूट में एडवेंटिशियस बड थी, गुआवा में टैप रूट में एडवेंटिशियस बड। स्टेम में ट्यूबर आपको याद हो गया होगा ना, ट्यूबर टर्मिनल पोर्शन गेट स्वेलन ड्यू टू कंटिन्यूड एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, अंडरग्राउंड होता है। ट्यूबर में जो स्कार होता है, लीफ स्कार होता है, वहाँ पर उस स्ट्रक्चर लीफ स्कार विद एक्सिलरी बड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। तो आइस का मतलब नोड भी है, आइस का मतलब एक्सिलरी बड भी है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ट्यूबर में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स नहीं होती है। ट्यूबर का एग्जांपल सोलेनम ट्यूबरोसम हो जाएगा, हेलियांथस ट्यूबरोसस हो जाएगा। आप याद करो उसका डायग्राम, वो भी हमने आपको बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्म, कॉर्म के केस में आपको याद है ना वर्टिकली ग्रो करता है। कॉर्म के केस में आपको कोलोकेसिया याद आ रहा होगा, ठीक है, क्रोकस याद आ रहा होगा। कॉर्म के केस में जिमीकंद याद आ रहा होगा, हमने आपको अरबी का नाम बताया था ना, तो वो सब आपको याद आ रहा होगा। कॉर्म वर्टिकली ग्रो करता है, कंडेंस्ड राइजोम कहते हैं, सर्कुलर उसमें नोड हुआ करते थे, शॉर्ट इंटरनोड होते थे, इस वजह से वो कंडेंस स्ट्रक्चर है। जब भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है तो अगर उसमें लीफ होगी तो कैसी लीफ होगी, थिन मेम्ब्रेनस लीफ होगी, उसे हम लोग कैसी लीफ कहते हैं, स्केली लीफ कहते हैं। वो सारे पॉइंट तो वो तो ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम एंड बल्ब में कॉमन हो जाएंगे। ये सब के सब पेरिनेटिंग के साथ साथ क्या होंगे, प्रोपेगेटिंग है। इनमें बड्स मौजूद होंगी, वही बड्स जर्मिनेट करके नए प्लांट को क्या करते हैं, एराइज करते हैं। याद है आपको, आपको याद है पेरेंट कॉर्म में कई सारे डॉटर कॉर्म भी उसके साथ क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। फिर कॉर्म के बाद अगर हम राइजोम की बात करें तो राइजोम में स्ट्रैगलिंग ही पॉपुलर है। स्ट्रैगलिंग में क्या होता है कि राइजोम जो होता है वो ज़मीन के अंदर क्या करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, फूड को स्टोर करता है, इसी वजह से वो पेरिनेटिंग है। साथ ही साथ उसमें भी वही नोड होगा, इंटर नोड्स होगा, बड्स होगा, और बड्स फेवरेबल कंडीशन में क्या कर सकेंगे, जर्मिनेट। अब ये जो स्टेम में जब भी बड्स होंगे तो वो सब के सब क्या होंगे, ट्रू बड्स होंगे। फिर अगर हम लोग बल्ब की बात करें, राइजोम में जिंजर होता है, टर्मेरिक होता है, बनाना होता है, कैना होता है, सैकरम होता है, लोटस होता है, तो आपको उसका एग्जाम्पल याद हो गया होगा। फिर अगर हम लोग बल्ब की बात करें तो बल्ब अपने आप में रिड्यूस डिस्क शेप स्टेम होता है, उसी वहीं से एडवेंटिशियस रूट से राइज हो रही होती है। राइजोम के केस में लोअर नोड से एडवेंटिशियस रूट से राइज हो रही होती है। ठीक है, फिर बल्ब के केस में क्या होता है कि जो टर्मिनल एपिकल बड होती है ना, उसको कई सारी फ्लैशी लीफ क्या करती हैं, कंसेंट्रिकली कवर करती हैं, और वो जो स्केली लीव्स होती हैं वो फ्लैशी भी होती हैं। ठीक है, अभी तक ट्यूबर के केस में, कॉर्म के केस में, राइजोम के केस में स्केली लीफ तो थी लेकिन वो अपने आप में फ्लैशी नहीं थी। तो फ्लैशी स्केली लीफ कंसेंट्रिकली अरेंज होती है। ठीक है, और वो जो कंडेंस स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन आने पर वो भी किसका फॉर्मेशन कर देता है, लीफी शूट का। आपको पता है कई बार बल्ब के बाहर एक स्केली लीफ होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं। तो तब हम लोग बल्ब को क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटेड, जैसे अनियन हो जाएगा, गार्लिक हो जाएगा, ट्यूलिप हो जाएगा। लेकिन नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब भी होता है। नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब अगर आपको ध्यान हो तो लिली है ना, तो हम लोगों ने देखा था, तो नॉन ट्यूनिकेटेड भी है। हमने आपको सिंपल एंड कंपाउंड का कॉन्सेप्ट बताया था, तो सिंपल के केस में आपको याद आ रहा होगा अनियन को सिंपल का है। कंपाउंड के केस में हमने आपको बताया था ना, रोबोट वाली मूवी से कनेक्ट किया था। और कंपाउंड के केस में हमने आपको क्या बताया था कि कई सारे क्या होते हैं, बल्ब जब कनेक्ट होकर, बल्ब जब एग्रीगेट होकर एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर ही बनाए तो उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो बल्बलेट्स वहाँ पर कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, तो उसका एग्जाम्पल
एग्जाम्पल गार्लिक हो जाएगा, ठीक है, वो हमको ध्यान है। फिर अगर उसके बाद हम लोग बल्ब की बात करें, रनर की बात करें, तो रनर अभी देखा आपने ग्रासेस में लॉन्ग इंटर नोड होता है, नोड से ही एडवेंटिशियस रूट लीफी शूट निकल आती है, ज़मीन में रेंगता है, ठीक है। फिर रनर के बाद हम लोग ऑफसेट की बात करें तो रनर ऑफसेट को अगर हम लोग कंपेयर करें तो पानी में वो शॉर्ट इंटर नोड होता है ऑफसेट का, वहाँ पर टफ्ट ऑफ रूट्स एंड रोजेट ऑफ लीव्स, वहाँ पर स्वेलन पेटियोल किस में था, आइकॉर्निया में, आइकॉर्निया पिशिया उसके एग्जाम्पल है। टेरर ऑफ बंगाल की कहानी आपको समझ में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टोलन की, तो स्टोलन में हमने आपको ये स्ट्रॉबेरी का फ्रेगेरिया का केस बताया कि उसमें रनर भी बोलते हैं, उसमें स्टोलन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टोलन के केस में हमने क्या बताया कि बेसल पोर्शन ऑफ स्टेम से अबव द ग्राउंड बेसल पोर्शन ऑफ स्टेम से एक ब्रांच निकलती है, एरियली ग्रो करेगा फॉर सम टाइम देन आर्क डाउनवर्ड, तो उसे हम लोग स्टोलन कहते हैं। या फिर अगर बीच में ऑब्स्टेकल जैसे हमने कहा ना फ्रेगेरिया में रख दिया जाए तो स्टोलन बनता है, अगर ऑब्स्टेकल ना हो तो फिर वो रनर की तरह भी क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। आपको रनर के एग्जांपल साइनोडॉन डूब ग्रास याद आ रहा होगा, ठीक है। आपको स्टोलन के एग्जांपल में आप चाहे फ्रेगेरिया भी कह सकते हो, आप क्या कहते हैं मिंट कह सकते हो, जैस्मिन कह सकते हो, लेकिन स्टोलन के केस में कौन सा मिंट होगा, पेपरमिंट होगा, ठीक है। वाइल्ड मिंट कहाँ पर होगा, तो वो सकर में होगा। सकर आज ही आपने देखा, सकर में अंडरग्राउंड एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच ग्रो करता ही है, फिर वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो ऊपर आ जाती है तो वहाँ से रूट्स और क्या निकल आते हैं, नए प्लांट। हाँ, अगर हम सकर में उस यूनिट को मेन बॉडी से डिटैच कर दे तब भी वो आसानी से एज अ प्लांट क्या करता है, सर्वाइव करेगा, वो चाहे सकर में हो चाहे ऑफसेट में हो, ठीक है। तो सकर के एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, बनाना भी सकर का एग्जाम्पल होता है। हमने कहा राइजोम कहे जाने का क्राइटेरिया अलग है और उसे सकर कहे जाने का क्राइटेरिया क्या है, अलग है, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग बात करें उसके बाद स्टेम के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, लीफ की बात करते हैं। तो लीफ के थ्रू जब हम लोगों ने प्रोपेगेशन देखा तो बिगोनिया देखा, ब्रायोफाइलम देखा लीफ की मार्जिन में, ठीक है। फिर लीफ के बाद हम लोगों ने देखा था लीफ में जो बड होंगी उसकी मार्जिन में कैसी बड होगी, एडवेंटिशियस बड होगी। फिर हम लोगों ने देखा था कई बार बड ही कैसी होती है, प्रोपेगेटिंग होती है, तो उसमें हम लोगों ने एक बल्बिल देखा, एक टूरियन देखा। तो बल्बिल और बल्बिल्स आप समझ गए, अगेव अमेरिकाना समझ गए, डैश सोरी बल्बीफेरा समझ गए, आप ऑक्जेलिस समझ गए, ठीक है। वो अपने आप में पेरिनेटिंग है, साथ साथ प्रोपेगेटिंग है, ठीक है। बल्बिल में बल्ब छिपा हुआ है, इसका मतलब वो फूड को तो स्टोर कर ही रहा है, ठीक है। और अगर वो मेन प्लांट से डिटैच हो जाएगा तो उससे नया प्लांट क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा। टूरियन को केस में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया कि वो किस तरह से पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है एक्वेटिक हर्ब्स में, ठीक है। और वहाँ पर वो जो बड होती है उसे हम लोग कैसी बड कहते हैं, ओवरविंटरिंग बड कहते हैं। वो प्रॉपर अपने आप में पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है ना, हमने आपसे कहा क्योंकि ये आपकी 11th की को भी कवर करता है और यहाँ पर 12th को भी क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब ऐसा करते हैं कि आपको और थोड़ा सा फील लाने के लिए अगर इसमें एक वीडियो क्लिप हमने डाल रखा है, अगर वो ओपन हो गया तो वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए इस वीडियो को, है ना। तो इस वीडियो को देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्टेम गेट स्वेलन, तो ये आपको कितने आसानी से ट्यूबर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा था इसमें, ट्यूबर के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है, तो ये देखिए आप एक्वेटिक प्लांट है ना, एक्वेटिक प्लांट में टफ्ट ऑफ रूट्स हैं। ये आपको प्रॉपर क्या नज़र आ रहा है, ऑफसेट नज़र आ रहा है। अगर इस ऑफसेट में आप देखो ना तो ये देखो स्वेलन पेटियोल नज़र आ रहा है, तुरंत समझ जाओगे ये आइकॉर्निया है कि पिशिया है, तो आइकॉर्निया है। फिर आप देखो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, तो ये आपको बल्बल, तो आप इसको बल्ब ना मानकर आप इसको क्या मानो, बल्बिल मानो, ठीक है। तो वो आपको बल्ब जैसी स्ट्रक्चर जरूर लग रही है, लेकिन वो बल्ब जैसी स्ट्रक्चर लग रही है लेकिन आप इसको क्या मानो, बल्बिल मानो, है ना। तो इसमें बहुत सारे क्या हैं, तो इसमें बहुत सारे बल्बिल्स हैं। हाँ, ये ओवरऑल अपीयरेंस किसके जैसा देता है, तो ओवरऑल अपीयरेंस किसके जैसा देता है, बल्ब जैसा अपीयरेंस देता है। तो बहुत सारी जो फ्लोरल बड्स होती है ना, वो सब किसकी तरह बिहेव कर रही हैं, उन सब ने फूड को स्टोर कर लिया है, डोरमेंट हो गया है, ठीक है। आर यू एयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो सुगर केन, ये आपकी चैप्टर में दिया हुआ है कि पोटैटो कैसे
प्रोपेगेट करता है। शुगर केन कैसे प्रोपेगेट, तो राइजोम के थ्रू करता है, ये ट्यूबर के थ्रू, बनाना भी राइजोम के थ्रू करता है, शक्कर के थ्रू करता है, जिंजर कैसे करता है, तो वो भी आपकी बात क्या हो गई, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसमें देखें तो पोटैटो कैसे करता है, तो पोटैटो के पास तो आपको पता ही है कि कौन सी बड होती है। तो अगर हम लोग देखें पोटैटो के पास कौन सी बड होती है, तो पोटैटो के पास कैसी बड होगी, क्योंकि वो स्टेम है तो उसके पास कैसी बड होनी चाहिए, तो उसके पास ऑब्वियस है ट्रू बड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये पोटैटो है, ठीक है। पोटैटो के बाद अगर हम लोग इसकी बात करें जिंजर, तो जैसे ही जिंजर है तो जिंजर से तुरंत समझ में आ जाता है कि ये क्या है, राइजोम है। देख रहे हो यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो बहुत फास्ट चल रहा है, थोड़ा फास्ट आपको बताते हैं। तो ये राइजोम है, ये अपने आप में क्या हो गया, शुगर केन हो गया। ये अपने आप में डहलिया, डहलिया में आपको याद है ना फेसिकुलेटेड रूट है, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, बनाना, और बनाना के अंदर क्या होगा, तो राइजोम भी इसका एग्जाम्पल होगा, शक्कर भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर से ये ट्यूबर आ गया, ऑफसेट आ गया, और क्या आ गया, बल्ब आ गया। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, इनको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, कहते हैं कि इन सारे को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल कहते हैं। आई थिंक ये फिर से स्टार्ट हो गया है। हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहलिया। अब देखो आपको बनाना भी समझ में आ रहा है, जिंजर भी नजर आ रहा है, डहलिया भी नजर आ रहा है, शुगर केन भी नजर आ रहा है। आपको याद है ना शुगर केन में राइजोम है, डहलिया में आपको ध्यान होगा फेसिकुलेटेड है, जिंजर में आपको याद होगा राइजोम है, बनाना के केस में क्या है, राइजोम है, इसमें शक्कर राइजोम दोनों है, पोटैटो। अब अनियन के केस में क्या है, बल्ब। अब देखो आपको बल्ब, ये देखो जमीन के अंदर बल्ब दिखाया गया और उससे एडवेंटिशियस रूट्स। वहाँ पर ब्रायोफाइलम में देखो लीफ की मार्जिन में क्या है, तो ये एडवेंटिशियस बड है। तो आपको बहुत अच्छे से अनियन समझ में आता है, ब्रायोफाइलम आपको नजर आता होगा। द एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉयटेड बाय गार्डनर, ठीक है। गार्डनर और फार्मर इसको फुली एक्सप्लॉयट करते हैं, ठीक है, लीफ की मार्जिन को। अब देखते ही आपको समझ में, अब बताओ ये आइकॉर्निया है कि पिशिया है, तो अब देखो यहाँ पर सोलन पेडियोल नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है, पिशिया है। अब ये क्या करेगा, इसकी जो रूट्स होती हैं बड़ी तेज़ी से क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ऑक्सीजन को चुराती हैं, है ना। तो जिसकी वजह से उस एक्वेटिक बॉडी में जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसी वजह से तो क्या होता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो नेटिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनकी डेथ होने लगती है। तभी तो इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। अब ये देखिए कितना अच्छा ट्यूबर है ना। तो ट्यूबर में देखो आइज ऑफ पोटैटो आपको कितने अच्छे से नजर आई होगी। फिर इसके बाद आपको ये राइजोम, ठीक है, राइजोम आपको कितने अच्छे से नजर आया होगा। ये देख रहे हो, हमने आपसे कहा था ना बल्बिल है, तो ये बल्बिल ऑफ क्या है, अगीव है। अब देखो इन्होंने प्रॉपर बल्बिल्स लग दिया। ये देखिए ये लीफ की मार्जिन में आपको प्रॉपर कैसे है, ब्रायोफाइलम, ये बिगोनियम एडवेंटिशियस बड। और ये आपको ऑफसेट ऑफ क्या नजर आ रहा है, तो ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथ, ठीक है। वैसे तो वो पिशिया है, आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद हम लोग ये, ठीक है, राइजोम हो गया, ये अपने आप में क्या हो गया, तो ये अपने आप में कॉर्म हो गया। तो मॉडिफाइड स्टेम ग्रोज हॉरिजॉन्टली डिस्टिंक्ट नोड्स एंड प्रेजेंट विद मार्क्ड एपिकल एंड एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। तो जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, कुरकुमा हो गया। तो जिंजर आपको पता है, टर्मरिक पता है, ये भी प्रॉपर राइजोम ही है ना, तो वो कॉर्म नहीं है, ये भी राइजोम ही है, टर्मेरिक है। ये फिर से पोटैटो है, तो आपको पोटैटो को दोनों तरह से दिखाया गया है। ये देखो ये उसकी आइज दिखाई जा रही है, ये आइज ऑफ पोटैटो जिसको, जो कि नोड को रिप्रेजेंट करता है, और इसी में क्या होती है, एक्सिलरी बड होती है। तो लिख रहे हैं ना, आइज किसको रिप्रेजेंट करता है, आइज ऑफ पोटैटो रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, नोड्स है, उसी के पास क्या है, एक्सिलरी बड है। ये ट्यूबर आपको समझ में आता ही है, ठीक है। स्केल लीव्स, तो स्केली लीव्स तो हमने आपको बताया जब भी अंडरग्राउंड स्टेम होगा ना, तो उसके पास स्केली लीव्स तो जरूरी होंगी। ट्यूबर हैव नो रूट्स उन्होंने लिखा था, वो तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब देखो अनियन के केस में बहुत अच्छे से बताया गया। फिर से देखो जमीन के अंदर गए एडवेंटिशियस रूट्स, और ये देखो इन्होंने कहा कि आप देख सकते हो ये गार्लिक है ना, तो ये कंपाउंड बल्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिंपल बल्ब। इसकी एक यूनिट को हटा दिया तो वो भी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बल्बलेट्स। तो यहाँ पर बल्बलेट्स को हम कंसेंट्रिकली अरेंज, और यहाँ पर सिंपल बल्ब। इसमें भी ट्यूनिक है, उसमें भी ट्यूनिक है, ठीक है। जैसे हमने इसको कट कर दिया, अब इसमें ट्यूनिकेटेड बल्ब, ये तो आपको पता है, एलियम सीपा। एलियम सीपा मतलब क्या हो गया, अनियन हो गया, लिएसी हो गया, ठीक है। तो एलियम सीपा हो गया, एलियम सटाइवम गार्लिक हो गया, ठीक है। अब जैसे ये स्ट्रक्चर आ रही तो तुरंत समझ जाओ ये क्या आ रहा है, कॉर्म आ रहा है। तो ऐसा कॉर्म हमने आपके सामने बनाया भी था, है ना। तो ये भी क्या है, तो ये अपने आप में कॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्केली लीव्स होती हैं। तो चाहे वो ट्यूबर हो, कॉर्म हो, राइजोम हो, चाहे वो बल्ब हो, सब में स्केली लीव्स तो होंगे। इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, एमआर
मॉर्फोफाइलस आ जाएगा, कोलोकेसिया हो जाएगा, ठीक है। एक्सिलरी रूट्स प्रोड्यूस डॉटर रूट्स हो जाएगा, कॉम शोज कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। अच्छा, कॉम जो होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल रूट की तरह भी काम करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट का मतलब है कि जब जमीन के अंदर क्या कहते हैं कॉर्म होता है ना, तो कॉर्म कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रूट क्या होती है, तो रूट ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो रूट ऊपर की तरफ क्या कहते हैं वो आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो डेप्थ में नहीं जा पाता है। इसका मतलब है कि ज़मीन के अंदर, इसका मतलब है कि ज़मीन के अंदर वो कितनी डेप्थ में रहेगा, तो ज़मीन के अंदर वो कितनी डेप्थ में रहेगा ये हमको प्रॉपर किससे, ज़मीन के अंदर वो कितनी डेप्थ में रहेगा तो ये प्रॉपर हमको किससे समझ में आ जाता है, तो ये हमको प्रॉपर मतलब ज़मीन के अंदर कितनी डेप्थ में रहेगा वो किससे कंट्रोल हो जाता है, तो वो कॉम से कंट्रोल हो जाता है। और कॉम के कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी से ही वो बात, वो मैकेनिज्म हम लोग को समझ में आ जाती है, ठीक है। इस तरह से अगर आपने लगभग पूरा तो देख ही लिया है, अब इसमें और क्या, ठीक है। तो ये देखिए कॉम तक हो ही गया, तो आपने लगभग क्या देख लिया, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रोपेगेशन थ्रू नेचुरल मीन्स। अब आपको इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हमने आपको बेस्ट ऑफ लक क्यों बोला, इस सेक्शन के लिए कि अब आप इस सेक्शन में आपके सामने कोई भी सवाल हो तो आप एक फाइटर की तरह उस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सको, लड़ सको। वैसे ये जो सेक्शन है ना, ये अपने आप में काफ़ी बच्चों को क्या लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।